नमस्कार। जी, अब मुझे आप लोग देखने शुरू हुए हैं। राहुल पाठक नमस्कार, रितेश सिंह जी को नमस्कार, विनीत कुमार सारथी को नमस्कार, अनूप कुमार जी को भी नमस्कार, दीपांकर को स्नेह, आदित्य विक्रम जी आपको नमस्कार भी और आपको बधाई भी कल के लिए। डॉक्टर सर्वेश पांडे जी को नमस्कार, कविता बाना जी को नमस्कार, सुरेंद्र बिश्नोई जी को भी नमस्कार, जी। थोड़ा सा ठहरना इसलिए पड़ता है कि बहुत तेज़ी से सभी मित्र दिखने लगते हैं, तो मैं सोचता हूं कि एक बार सबको अभिवादन हो जाए तो ठीक रहेगा। तब तक मैं इधर उधर की बातें शुरू कर देता हूं। आज 2-3 फ़ोन आए, अच्छे फ़ोन। कुछ लोगों को मेरी फेसबुक आईडी नहीं मिल पा रही थी, जुड़ना चाहते थे, उनको मैंने जोड़ा और एक अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि आप तो बिल्कुल पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की तरह चल रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी एक अलग विषय को लेकर चल रहे हैं और मैं एक अलग विषय को लेकर चल रहा हूं। निश्चित रूप से हमारी और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की और मेरी चिंताएं एक ही हैं, लेकिन मैं अपनी जो सनातन संस्कृति को मैं जो बिखराव आ रहा है, मैं उस पर केंद्रित अधिक हूँ। मेरे लिए चिंता का विषय बहुत अधिक है, क्योंकि वही ऐसी चीज़ है जो हमको कमज़ोर कर रही है। नूपुर चतुर्वेदी जी आ गई हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। राजकिशोर सिन्हा जी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। अब मैं एक पुस्तक आपको दिखाता हूँ। इस पुस्तक पे चर्चा तो मैं कल करूँगा, लेकिन उसकी भूमिका आज ही अगर हो जाए तो ठीक रहेगा। अक्सर कर आप सुनते होंगे जय भीम और जय भीम के नारे, और नारे ही नहीं, बड़ी आक्रामकता। तो एक पुस्तक मेरे हाथ लगी है, ये प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ, उल्टा दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। ये प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ की पुस्तक है, दलित मुस्लिम भाईचारा क्यों और कैसे। दलित मुस्लिम भाईचारा क्यों और कैसे। ये सिद्धार्थ बुक से प्रकाशित पुस्तक है। मात्र 24 पेज की पुस्तक है। जयपाल सिंह जी को भी मेरा नमस्कार, भाई उमेश यादव को भी मेरा नमस्कार। और लेखक का पूरा परिचय नहीं है इसमें, लेकिन मैं एक इसका सेंटेंस केवल आज पढ़ूंगा। कानून की हत्या हो गई है तथा यह भी पक्का हो गया है कि भारत का कानून अंधा नहीं होता, देख देख कर रेवड़ी बांटता है। कानून की देवी की आंखों पर बंधी काली पट्टी उतार दी गई है। सरकार, प्रशासन, न्यायालय, मनुवादी राजनीतिक दल व उनके नेता, पुलिस, पीएसी, अखबार, दूरदर्शन, आकाशवाणी, कथा, नाटक, सिनेमा, सभी तहे दिल से हिंदू सवर्ण सिद्ध हुए हैं। इससे हमारी आंखें खुली हैं। तो ये इस प्रकार की चीज़ें इस पुस्तक में हैं।
और यह पुस्तक प्रकाशित हुई है 2011 में। ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें कितना जहर घोलती हैं, इस पे मैं चर्चा करूँगा कल। आज तो मुझे केवल सिर्फ ये बताना है कि वास्तव में जहाँ गंभीर स्थिति है वहाँ पर किसी का ध्यान ही नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े आनुषंगिक संगठन के संगठन मंत्री से मेरी बातचीत हुई और मैंने चिंता प्रकट की। तो उनका उत्तर बड़ा हास्यास्पद था। उन्होंने कहा कि मैं ये कूड़ा नहीं पढ़ता। अब क्योंकि वो बड़े थे और सत्ता का अहंकार भी उनके इर्द गिर्द उनके चेहरे से दिख रहा था, तो मैं उनसे अधिक कुछ नहीं बोल सकता था। लेकिन मैंने ये ज़रूर मन ही मन सोचा कि जिसको आप कूड़ा बता रहे हो वो भारत की करोड़ों युवाओं को सनातन संस्कृति से काट रहा है और आप अहंकार में डूबे हुए हो। डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी आ गए, मैं उनका इंतज़ार कर रहा था। जय सिया राम। उमाकांत वर्मा मेरे पुराने सहयोगी, उन्हें मेरा नमस्कार। पूर्णेंदु मिश्रा, ये भी मेरे पुराने सहयोगी रहे हैं, इन्हें भी मेरा नमस्कार। AK सिंह जी को भी मेरा नमस्कार। हापुड़ से एक नया नाम निर्मला शर्मा जी का, वो जुड़े हैं हमारे साथ, उनको भी मेरा नमस्कार। इस प्रकार आप सभी का राष्ट्रवादी लेखक संघ परिवार में स्वागत है। रचना श्रीवास्तव जी, हरिशंकर गुप्ता जी, आप सभी का स्वागत है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम अपने वक्तव्यों में लगभग 600 का आंकड़ा पकड़ लेते हैं और कोई भी वक्तव्य अगर किसी कारण से थोड़ा भी रहा तो वो भी 200 के आसपास व्यूज उसके रहे हैं। और अगर इतने लोग निरंतर देख रहे हैं तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। तो मैंने जो पुस्तिका दिखाई, दलित मुस्लिम भाईचारा क्यों और कैसे, प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ की लिखी हुई है। उनका पूरा परिचय इसमें नहीं है, इस पर चर्चा हम कल करेंगे कि इसमें क्या क्या जहर भरा हुआ है। आज हम चर्चा करना चाहते हैं जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में, और साथ में जो दलित राजनीति का जो स्वरूप है वो क्या स्वरूप है, आज उस पर भी थोड़ी सी चर्चा इस बहाने से हम करेंगे। एक चीज तो वंचित समुदाय के युवाओं को जान लेनी चाहिए कि बुद्ध से लेकर अंबेडकर, जोगेंद्रनाथ मंडल, काशीराम और अब हाल में एंटोनियो माइनो के समर्थन से उठ खड़े हुए युवा नेतृत्व, जिग्नेश मेवानी और चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद भी आपके लक्ष्य और आपका जो उद्देश्य और आपका जो ध्येय है वो पूरा नहीं हो पाता। तो कभी, क्योंकि आप लोग तो बुद्धिवादी हो, ईश्वर में विश्वास करते नहीं हो, तो क्या कभी सोचा है आपने ऐसा क्या होता है, क्यों हो रहा है ऐसा? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन ब्राह्मणों को आप पानी पी पी कर कोसते हैं वह ब्राह्मण प्राय हिंसक नहीं होता। एक आध घटनाएं छुटपुट होती रहती हैं, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्रों की घटनाएं हैं, जो अभी पुरानी मानसिकता के जो लोग हैं और वहाँ भी दबंग जाति के जो लोग हैं उनके बीच की घटनाएं हैं। लेकिन जिन ब्राह्मणों को आप पानी पी पी कर कोसते हैं वह हिंसक प्रवृत्ति का नहीं होता। कल के वक्तव्य में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से वंचित समुदाय के जुलाहों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार से तंग होकर अपने अंगूठे स्वयं काट दिए। इसलिए अपने अंगूठे स्वयं काट दिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कारकुनों का जो अत्याचार था वो असहनीय था।
और यहाँ तक कि रेशम, जिन शहतूत के पेड़ों पर रेशम होती थी, उन पेड़ों को काट डाला स्वयं, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के कारकुनों के अत्याचार से बचने के लिए। यह बात भली भांति सिद्ध है कि जो संपन्न कारीगर वर्ग था, वह संपन्न कारीगर वर्ग ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और अत्याचार के कारण वंचित हो गया। अन्यथा आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, भारत और भारत के पड़ोसी देशों में बहुत बड़े भाग में सुंदर बौद्ध विहार बिखरे पड़े हैं, उनके खंडर बिखरे पड़े हैं और उनकी संख्या हजारों में है। इसके ठीक विपरीत मंदिरों की संख्या 100-200 से ज़्यादा नहीं है। प्राचीन मंदिरों की संख्या 100-200 से ज़्यादा नहीं है, और वो भी अधिकांश मंदिर दक्षिण भारत में है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो अधिकांश मंदिर हैं, ये गुप्त काल या उसके बाद के हैं, और बौद्ध विहार, अनेकों बौद्ध विहार, बड़ी संख्या में जो बौद्ध विहार हैं, वो ईसा पूर्व तक के हैं। तो निश्चित रूप से बौद्ध विहारों को ब्राह्मण तो नहीं बनवा रहा था। इन बौद्ध विहारों को भारत की जो समृद्ध उद्योग प्रणाली थी, जो कारीगर थे, उनकी आय से बनाया जा रहा था। यह कहना गलत है कि कारीगर वर्ग, यानी जिनके कामों के नाम के आधार पर जातियों के नाम पड़े, वह प्रारंभ से ही शोषित और वंचित रहे। इस पर पर्याप्त शोध किया जा सकता है कि यह जो कारीगर वर्ग है, यह ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और अत्याचार के कारण वंचित हुआ। और पिछले 2 वक्तव्यों में मैंने कल और परसों इस चीज़ को सही तरीके से सिद्ध भी किया है। हमें अब इन्हें पुस्तक रूप में संदर्भ सहित लेके आना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रिंटिंग प्रेसों की जो लॉकडाउन के कारण बंदी की स्थिति है, ये अनुमान है मेरा कि लगभग 1 महीने के अंदर खुल जाएगी, और उसके बाद हमें अपनी इस योजना को मूर्त रूप देना है। चर्चा हुई है कि हम जिस प्रकार से वामपंथियों ने सीरीज निकाली, कई सुझाव थे कि पत्रिका के रूप में निकाला जाए, तो पत्रिका के रूप में तो जो सुझाव है वो चलेगा, लेकिन इतिहास के ऊपर हम भारत के इतिहास, भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्व्याख्या, सीरीज का नाम रखने का एक प्रस्ताव है, और जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो इस शीर्षक पर सहमत भी हुए हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्व्याख्या, इस नाम से हम ये सीरीज प्रारंभ करें, और हर सीरीज में कुछ ना कुछ नया दें। इस दौरान जो समूह बनाए गए, 3-4 समूह बने हैं, इन 3-4 समूहों में लगभग 500 के करीब ऐसे लोग, गंभीर लोग जुड़ चुके हैं, जो इतिहास लेखन में रुचि रखते हैं, अपने अपने जनपद में अपना कार्य करना चाहते हैं। और सबसे सुखद बात यह है कि अधिकांश लोग अनुशासित हैं। उन समूहों में कोई भी अवांछित मैसेज नहीं आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। यह अनुशासन हमको एक सही दिशा में लेके जाएगा, ये मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है कि हम बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। 500 लोग छोटी संख्या नहीं है। राष्ट्रवादी इतिहास के लेखन के लिए देश भर से 500 लोगों का जुड़ जाना यह छोटी संख्या नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। और मुझे लगता है कि अगर हमने 1-2 वर्ष भी आपस में राष्ट्रवाद की सीमेंट से जुड़कर मिलकर काम कर लिया, तो हम जो कार्य करेंगे वह भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा, ये मुझे भरोसा है। उधर बहुत तेज़ी से भाई अतुल गुप्ता भारत इतिहास कोश जो वेब पोर्टल हमारा योजना है उस पर कार्य करने में जुट गए हैं, उसकी रूपरेखा बनाने में जुट गए हैं। 7-8 लोगों की
या 10-11 लोगों की एक टीम सेतु बनाने के लिए बात हुई है। और इस टीम में मैं आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार दास, आदरणीय डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव, आदरणीय डॉक्टर सर्वेश पांडे, इन सभी से अनुरोध करूंगा कि वे उस टीम में जुड़कर भाई अतुल गुप्ता का साथ दें और जिससे एक बेहतरीन चीज़ निकल के आए। डॉक्टर नित्यानंद पांडे जी का जो सुझाव था कि जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं उनसे वार्ता करके पुराने स्थानीय इतिहास पर लेखन का कार्य किया जाए, जैसा कि गोरखपुर से डॉक्टर मृतपाल सिंह कर रहे हैं, तो इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारा इतिहास निकल कर आएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भारत इतिहास संकलन समिति से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व था और बहुत सारा काम किया, इतिहास में रुचि थी, तो उनसे कल और आज 2 दिन वार्ता हुई है और वो इस हमारी इतिहास परियोजना में हमारे साथ आ रहे हैं। स्थिति ये है कि वहाँ से मोह भंग है। कई ऐसे संगठन हैं जहाँ से मोह भंग की स्थिति आ गई है और लोग समझ रहे हैं कि अब ये स्वार्थ के केंद्र बन गए हैं। केवल और केवल स्वार्थ के कारण से लोग जो है वहाँ पे डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग हमारे साथ जो आ रहे हैं, मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद से एक सज्जन ने बातचीत की और मैंने बताया कि शिक्षा संस्कृति उत्थान से एक सज्जन ने बातचीत की और उसके अलावा अब इतिहास संकलन समिति से भी लोग हमारी कार्यविधि से आश्वस्त होकर साथ जुड़ने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इस दौरान मेरे भी वक्तव्यों की संख्या लगभग 30-32 हो गई है, तो इस पे भी निरंतर काम चल रहा है, लेखन का कार्य चल रहा है। इसको YouTube पे डालने का भी काम चल रहा है, शुरू कर दिया गया है और साथ के साथ इसके अंग्रेजी ट्रांसलेशन की भी व्यवस्था हो गई है। अंग्रेजी के कई प्राध्यापक उन्होंने पहल करके आगे बढ़ के आने के लिए कहा है कि इस लेखन का हम साथ के साथ अनुवाद करेंगे और इस अनुवाद को से सबसे बड़ी जो खास बात होगी वो ये होगी कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन चीज़ों को रख सकेंगे जो है। और उधर एक बहुत बड़े प्रकाशक ने, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रकाशक है, उन्होंने कहा है कि ये जो आप काम कर रहे हैं हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी में, हिंदी में, भारत के स्तर पर हिंदी में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी में लेके जाएंगे। यानी खुद पहल कर करके लोग आ रहे हैं। उधर भाई आशीष कांदवे ने, जो विदेश मंत्रालय की गगनांचल पत्रिका के उपसंपादक हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ पुस्तकें मेरी तरफ से भी, मेरे प्रकाशन संस्थान की तरफ से भी प्रकाशित होंगी, आप चिंता ना करेंगे। अर्थात कुल मिलाकर जो दृश्य बन रहा है, समाज के हर वर्ग से सहयोग की भावना आ रही है। भाई दिल्ली से भाई सिद्धार्थ शंकर उपाध्याय ने एक सूचना दी कि जनजाति आयोग के एक सदस्य ने, युवा सदस्य ने घोषणा की है कि जो जनजातियों का जो इतिहास है, उस इतिहास को के लिए वो भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हुए हैं और ये जनजातियों का जो इतिहास है इसको हम भारत इतिहास को उसके वेब पोर्टल पर ले जाएंगे। ये हमारा जो है कुल मिलाकर मित्रों, ये जो 4-5 वर्षों की जो मेहनत है वो धीरे धीरे करके रंग ला रही है। और सच बात ये है, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से कि जोगेंद्र नाथ मंडल जी के बारे में वक्तव्य देने के प्रारंभ आज से 3-4 वर्ष पूर्व मैंने ही शुरुआत की थी। और जो 2 नाम मैंने 2 दिन में जो निकाल के दिए हैं, आप लोगों को याद आ रहे होंगे, मैं दोबारा आज फिर दोहरा रहा हूँ। रसिक लाल विश्वास और वीरेंद्र नाथ विश्वास। रसिक लाल विश्वास वह व्यक्ति जो सीधी कार्रवाई के दौरान सबसे ज़्यादा उन्हें क्षति पहुंची, भारत भाग के आए और आज़ादी मिलने से पूर्व ही दयनीय अवस्था में स्वर्ग सिधारे। दूसरी तरफ वीरेंद्र नाथ विश्वास, वह टिके रहे और टिके रहने के बाद जब 1975 में
शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई तो उस समय पे जो बांग्लादेश के अंदर जो डायरेक्ट एक्शन हुआ उसमें भागकर आए और शरणार्थी के रूप में दयनीय अवस्था में जीते हुए 1985 में उनका देहावसान हुआ। अब मैं आज बात करूंगा जोगेंद्र नाथ मंडल की, और मैं क्षमा चाहूँगा कि जो देखिए भाई आशीष कांदवे जी ने अपने टिप्पणी में कमेंट में लिख भी दिया, निश्चित रूप से हमारे प्रकाशन संस्थान की ओर से साल में 3 से 5 पुस्तकें प्रकाशित की जाएंगी, आप जिसे अनुमोदित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आशीष कांदवे। आप जैसे जब विराट व्यक्तित्व के लोग हमारा साथ देंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचेंगे। इस दौरान मुक्ता मिश्रा, शमशेर सिंह तोमर, लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित, कई लोग और जुड़ चुके हैं, कंचन सिंह, अनिलमान मिश्रा, रोहित रोमिल शर्मा, यशोवर्धन नयाल, पन्नालाल गुप्ता जी, काव्यांजलि साहित्यिक संस्था, सौरभ दीक्षित मानस, ये बहुत सारे लोग, शैलेंद्र राव जी, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग रुचि ले रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज कई लोग कानपुर के हैं, जिस नगर में मैं आजकल निवास कर रहा हूँ उस नगर के लोग हैं। अगर इस नगर के लोग भी साथ देंगे, मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ अपने स्थानीय लोगों से बात करने में, क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो बहुत अच्छा अनुभव नहीं है। स्थानीयता के भाव में जब हम कोई काम करते हैं तो कुछ लोगों के अंदर, सारे लोग नहीं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर वैमनस्यता का भाव आ जाता है और वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं, तो उससे फिर दुख होता है। तो इसलिए मैंने प्राय रोक रखा है। मैं प्राय जो है अपनी तरफ से पहल करके किसी भी स्थानीय व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी आएगा, आगे बढ़ के साथ आएगा तो सबका स्वागत है और हृदय से स्वागत है। वीना श्रीवास्तव जी, मंगल चौबे जी, वीके गर्ग जी भी आ गए, उन्हें भी नमस्कार। राजेश्वर दुबे जी, उन्हें भी मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और अब बारी आती है जोगेंद्र नाथ मंडल पे। जोगेंद्र नाथ मंडल 1904 में इनका जन्म हुआ था। बांग्लादेश में आजकल जो बोरीसाल जो ज़िला है वहाँ पे गौर नदी के किनारे मेस्तार कांधी गांव में इनका जन्म हुआ था। अब 1904 का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सुभाष, महात्मा गांधी तो बहुत बड़े हो गए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों से आयु में छोटे थे। 1904 और 1936 यानी कि केवल 32 वर्ष, 32 वर्ष की आयु में जब 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया और पहली बार प्रांतीय सरकारें बनी, तो उन प्रांतीय सरकार जब बनी तो अपने गृह जनपद की एक सीट भाकड़गंज उत्तर पूर्व से 32 वर्ष की उम्र में निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गए। किसी पार्टी में नहीं, निर्दलीय विधायक के रूप में ही चुने गए। और आप समझ सकते हैं कि निर्दलीय विधायक होना उस ज़माने में चुनाव जीतना बिना कांग्रेस की सहायता के, बिना मुस्लिम लीग की सहायता के, बिना किसी दल के, इसका मतलब उस व्यक्ति ने निश्चित रूप से उस क्षेत्र में बहुत सामाजिक कार्य किए हैं और लोगों के बीच में जाना पहचाना नाम था। तो निश्चित रूप से जोगेंद्र नाथ मंडल एक ऐसा विराट व्यक्तित्व था जो केवल 32 वर्ष की आयु में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद जो पहला प्रांतीय सरकारों का चुनाव हुआ उसमें निर्दलीय विधायक चुन करके आए। बहुत बड़ी बात है। अब ये जोगेंद्र नाथ मंडल ने क्या क्या किया ये तो मैं बताऊंगा, बस आपको और थोड़ा परिचय दूं। थोड़ा बहुत लोग नाम जान चुके हैं। यह जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान में आज़ादी के बाद 1947 के बाद जब संविधान निर्मात्री सभा बनी तो उसके अध्यक्ष थे। पाकिस्तान की संविधान, हमारे यहाँ जिस प्रकार से जो महत्व अंबेडकर का है वही महत्व पाकिस्तान में जोगेंद्र नाथ मंडल का था। आज़ादी के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना उसमें पहले कानून मंत्री, आज़ादी के बाद जो भारत में पहला मंत्रिमंडल बना उसमें कानून मंत्री के रूप में भीमराव अंबेडकर सम्मिलित थे। तो पाकिस्तान में लियाकत अली के नेतृत्व में जो पहला मंत्रिमंडल बना उसमें जोगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री के रूप में सम्मिलित थे। अब आप तुलना कर सकते हैं कि कितना विराट व्यक्तित्व था।
छोटा मोटा नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 1946 में जब भारत में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम केंद्रीय मंत्रिमंडल बना, जब भारत में स्वतंत्रता से पूर्व 1946 में अंतरिम केंद्रीय मंत्रिमंडल बना, तो एक प्रकार से भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उस मंत्रिमंडल में जोगेंद्र नाथ मंडल शामिल थे। यानी कि भारत में पहले कानून मंत्री के रूप में अगर कोई व्यक्ति था तो वो जोगेंद्र नाथ मंडल था, केंद्रीय अंतरिम केंद्रीय मंत्रिमंडल में। यह वही मंत्रिमंडल था जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और जिसमें और बहुत सारे लोग थे। तो एक रिमार्क आया है और ये रिमार्क समीचीन है, इसलिए मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा। मंगल चौबे जी लिख रहे हैं, लेकिन मंडल का भी तो पाकिस्तान ने इलाज कर दिया। मैं पाकिस्तान ने जो इलाज किया मैं वहाँ तक तो मैं पहुँच ही नहीं रहा हूँ। मैं तो अभी जो उस व्यक्तित्व में जो विराटता थी मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। इस व्यक्ति के बारे में अब आप समझिए कि कोई 32 वर्ष की आयु में, भारत में पहली बार चुनाव हो रहा है विधायक का। 1936 में पहली बार चुनाव हुए थे विधायक के लिए, और उन चुनावों में 32 वर्ष की आयु में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बिना सहायता के अगर कोई व्यक्ति 32 वर्ष की उम्र में विधायक बन रहा है तो यह ऐतिहासिक घटना है। और इस ऐतिहासिक घटना पर महात्मा गांधी ने जो शब्द बोले वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वास्तविक सेवा करने वाले की सफलता के लिए किसी विशेष चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती, उसके चुनाव चिन्ह तो वास्तव में उसके द्वारा जनता की सेवा और प्रेम ही होते हैं। यह महात्मा गांधी ने जोगेंद्र नाथ मंडल के लिए लिखा कि वास्तविक सेवा करने वाले की सफलता के लिए किसी विशेष चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती, उसके चुनाव चिन्ह तो वास्तव में उसके द्वारा जनता की सेवा और प्रेम ही होते हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल का परिवार कोई धनी परिवार नहीं था। जोगेंद्र नाथ मंडल के पिता एक छोटे किसान थे, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जोगेंद्र नाथ मंडल के चाचा के कोई पुत्र नहीं था, तो उनके शिक्षा का आधा खर्च उनके चाचा ने वहन किया। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि दोनों के पास इतना धन नहीं था कि बीए करने के बाद कि उनको आगे पढ़ाया जाए, और उस समय उनकी शादी कर दी गई। तो शादी करने के बाद अगली शिक्षा का जो खर्च उठाया वो उनके ससुर यानी ससुराल पक्ष ने उठाया। ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है और इतना 32 साल की उम्र होते होते इतना लोकप्रिय हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत महत्व का काम किया है। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि उस जमाने में भी कांग्रेस अपने छल प्रपंच करने से बाज नहीं आती थी, और उसका परिणाम ये हुआ कि जब विधायक के रूप में बोरीसाल के लोकल बोर्ड में, जिसको म्युनिसिपल बोर्ड कहते हैं, उसमें कार्य समितियों के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ, तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने एक झटके में मुस्लिम लीग के प्रत्याशियों का समर्थन किया। कांग्रेस की दुष्टता यही रही है कि वो कहती कुछ है और करती कुछ है। यह सोचने वाली बात है कि 32 वर्ष की आयु में भारत के पहले चुनाव में कोई व्यक्ति निर्दलीय विधायक बनता है तो कांग्रेस उसके प्रति उदासीन रहती है, और अंततः वो अन्य चुनावों में जहाँ जहाँ उसको अपने मताधिकार का प्रयोग करना होता है वो मुस्लिम लीग के साथ जुड़ जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस के चरित्र को समझने के लिए। सच बात यह है कि स्वामी विवेकानंद भारत की एक बहुत बड़ी समस्या को अपने शब्दों में बहुत भली भांति कह चुके थे। अगर स्वामी विवेकानंद के कहे हुए शब्दों को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया होता, आज हम जिस मोड़ पे हैं उस मोड़ तक नहीं पहुंचते। इस पुस्तक में
जोगेंद्रनाथ मंडल के कहे हुए कुछ शब्द हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। छुआछूत हिंदुओं का अत्यधिक प्रिय विषय है। छुआछूत हिंदुओं का अति प्रिय विषय है और कोई भी अपने प्रिय विषय और धर्म को नहीं छोड़ता है, छुआछूत को नहीं छोड़ता। जो जोगेंद्रनाथ मंडल का दर्द था, एक लोकप्रिय व्यक्ति 32 वर्ष की आयु निर्दलीय विधायक बनता है, उसका जो मूल दर्द था वो ये था कि छुआछूत हिंदुओं का अत्यधिक प्रिय विषय है और कोई भी अपने प्रिय विषय और धर्म को नहीं छोड़ता। हिंदू धर्म के संबंध में समझने के लिए उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने बार बार कहा है कि हिंदू धर्म न जाने कब टच मी नॉट, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, और रिलीजन ऑफ किचन, रसोई घर का धर्म बन गया है। यानी कि जोगेंद्रनाथ मंडल ने विवेकानंद की बात को कोड करते हुए अपने मन का दर्द कह डाला, लेकिन कांग्रेस के दुष्ट नेतृत्व को ये चीज़ें समझ में नहीं आई और एक अच्छा भला आदमी एक झटके में मुस्लिम लीग के शिकंजे में पहुंच गया। एक व्यक्ति और था जिसने इस मर्म को समझा कि ये गड़बड़ हो रही है। जोगेंद्रनाथ मंडल जैसा व्यक्ति अगर मुस्लिम लीग के पक्ष में चला जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक व्यक्ति था जिसने समझा। 1936 में विधायक बनने के बाद 1938 में जोगेंद्रनाथ मंडल ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति पार्टी बनाई। 1938 में स्वतंत्र अनुसूचित जाति पार्टी बनाई। अब ये अनुसूचित जाति जो शब्द है, ये सच बात यह है कि 1936 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही निकल के आया, क्योंकि उसी एक्ट में यह अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल सम्मिलित किए गए थे जो आज तक संविधान में चले आ रहे हैं। तो उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के शेड्यूल के आधार पे अनुसूचित जाति पार्टी बना डाली। तो ये शब्द और वो अनुसूचित जाति जो स्वतंत्र अनुसूचित जाति पार्टी तो वो मुस्लिम लीग से समझौता कर रही थी। तो इस बात का जो दर्द समझ में आया, जिस व्यक्ति के समझ में आया, उस व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इन सब चीज़ों को समझा और वो कांग्रेस से महात्मा गांधी द्वारा 1937-38 में 39 में अलग कर दिए गए थे। तो 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के लिए वो बंगाल में जगह जगह दौरा कर रहे थे। बोरिसाल में जब उन्होंने दौरा किया और जो मीटिंग की, उस मीटिंग की अध्यक्षता उन्होंने जोगेंद्रनाथ मंडल से कराई। इसे कहते हैं समन्वय। सुभाष चंद्र बोस चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहे थे, इसलिए जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करने की कोशिश की। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने अभी 3 दिन पहले अपने वक्तव्य में जब सावरकर की मैं बात कर रहा था तो मैंने बताया था कि 1921 में सल्लर जेल अंडमान से छूटने के बाद वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मुंबई और महाराष्ट्र के आसपास जहाँ जहाँ तक उनकी पहुँच थी, छुआछूत और भेदभाव को मिटाने के लिए अभियान छेड़ने में लगाया। उस वीर सावरकर को ने यह कार्य किया छुआछूत और भेदभाव मिटाने का, जिसे आज कांग्रेस के चाटुकार सावरकर के बारे में जानते भी नहीं हैं और तरह तरह का सोशल मीडिया पर प्रचार करते हैं। तो एक तरफ छुआछूत के बारे में गंभीरता से उधर विनायक दामोदर सावरकर बॉम्बे में महसूस कर रहे थे और दूसरी तरफ कलकत्ता और बंगाल में इसी चीज़ को सुभाष चंद्र बोस अनुभव कर रहे थे और सुभाष चंद्र बोस ने उनको साथ लेने की कोशिश की। अब गड़बड़ कहाँ से हुई? गड़बड़ हुई 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया और उस क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव आए तो 29 मार्च 1942 को इंग्लैंड में यह घोषणा हो गई थी। अब आप समझिए, अगस्त 1942 में नारा लगाया जा रहा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। चालाकी की हद होती है, इतिहास में पूरे जिक्र भी नहीं आने देते हैं। 29 मार्च 1942 को लंदन में एक घोषणा की जा चुकी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही
भारत में स्वराज की स्थापना की जाएगी और उस हेतु एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। अब कहाँ 29 मार्च 1942 में यह घोषणा है और कहाँ अगस्त में जाकर भारत छोड़ो का नारा लग रहा है, क्योंकि मालूम है कि द्वितीय विश्व समाप्त होते ही अंग्रेजों को जाना है, स्वराज की घोषणा होनी है। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो कहने के बाद, जैसे अभी जो बसों वाला मामला हुआ, कितना शानदार मामला है बसों वाला, 1000 बस, 1049 बसें। इन बसों में भी ऑटो, जीप, ट्रैक्टर सबके नंबर आ गए। अब इन धूर्तों से पूछो कि भैया तुम्हारे पास जब इतनी बसें हैं तो महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, इन जगहों से जो मजदूर जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में घुस रहे हैं, कहीं उत्तर प्रदेश में घुस रहे हैं, तो इन मजदूरों को वहीं से बिठा के भेजो ना। उत्तर प्रदेश सरकार को कह के अपने प्रदेश से तो बिठा के ला नहीं रहे हो, और वहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा पे कह रहे हो कि भैया हम ये बसें दे रहे हैं। धूर्तता की हद होती है। आज रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आंकड़े घोषित किए हैं। टोटल 1565 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली है। टोटल 1565 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली हैं। इनमें आधी ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आई हैं। आधी ट्रेनों की अनुमति, लगभग 837 ट्रेनों की अनुमति उत्तर प्रदेश ने दी है। उसके बाद 425 के करीब जो ट्रेन हैं वो बिहार ने मंगाई हैं। 100 के करीब ट्रेन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने मंगाई हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि 1565 जो ट्रेनें आई हैं उनमें योगी आदित्यनाथ ने आधी ट्रेनों के लिए स्वीकृति दी, लगभग 425 ट्रेनों के लिए नीतीश कुमार ने स्वीकृति दी, लगभग 100 ट्रेनों के लिए शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकृति दी। इन 3 राज्यों के बाद लगभग 200 ट्रेनें जो बची वह एंटोनियो माइनो के चमचे मुख्यमंत्रियों ने अपने यहाँ मंगाई। अब इसमें आप समझ सकते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ शामिल है, इसमें झारखंड शामिल है, इसमें पश्चिम बंगाल शामिल है। यानी कि हद हो गई। मजदूर पैदल चल रहा है और आप केवल 200 ट्रेनों को अनुमति दे रहे हो, और ऊपर से अपने राज्यों से बिठा के तो भेज नहीं रहे हो कि वहीं से बस में बैठ दें। 3 दिन पहले सहारनपुर की सीमा पे उत्तर प्रदेश में जो तमाशा हुआ, वो पंजाब से पैदल मजदूर आ रहे थे, अरे उन्हीं के लिए उन बसों को भेज देते। और बड़ा आश्चर्य होता है कि इनके जो चाटुकार हैं, इनके प्रशंसक हैं, बिना तथ्यों के जाने प्रियंका गांधी ने कह दिया तो वह इतिहास है, वह सत्य है। राहुल गांधी ने कह दिया तो वह सत्य है। सोनिया गांधी ने कह दिया तो वह सत्य है। और आगे एक और नाम आ रहा है, रोहन राजीव गांधी, ये भी एक नाम आ रहा है। 4-5 साल में ये भी नेताजी आ जाएंगे, तय मान लीजिए। ये भी गांधी हैं, डिवाइडर नहीं है, ये भी गांधी हैं। रोहन राजीव गांधी, इस नाम से उनका प्रचार होना शुरू हो गया है। तो ये धूर्तता है। जोगेंद्र नाथ मंडल जैसा व्यक्तित्व 32 साल की उम्र में जो निर्दलीय पहली बार में ही विधायक बन जाता है, उससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे कांग्रेस को चाटुकार चाहिए। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान 1942 में यह घोषणा हो जाती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में स्वराज हेतु संविधान निर्मात्री समिति बनाई जाएगी। अब द्वितीय विश्व युद्ध के आते ही सुभाष चंद्र बोस को देश छोड़ना पड़ा। आज़ाद हिंद फौज की सारी कार्रवाई देश से बाहर रह के की। मेरा ये मानना है स्पष्ट रूप से, और तथ्य भी बताते हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस को देश से पलायन न करना पड़ता और वो यहीं रहकर राजनीति कर रहे होते, तो जोगेंद्र नाथ मंडल उनके साथ होते, हिंदू महासभा उनके साथ होती, सावरकर उनके साथ होते, और ये कांग्रेस कहीं की नहीं रहती। आप खुद देख लीजिए, मुस्लिम लीग साथ देने वाली नहीं थी, वो अपना पाकिस्तान के लिए लड़ रही थी।
लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल सुभाष चंद्र बोस से सहमत थे। सावरकर और सुभाष चंद्र बोस और रासबिहारी बोस के बीच में पर्याप्त संपर्क था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से थे ही थे हिंदू महासभा के। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह तीनों शक्तियां अगर एकजुट हो जाती उस समय तो भारत का दृश्य क्या होता। लेकिन बड़ी चतुराई से सुभाष चंद्र बोस को पहले तो खिसकाया गया और उसके बाद मजबूरी में जोगेंद्रनाथ मंडल को मुस्लिम लीग से समझौता करना पड़ा। अगर मुस्लिम लीग से यह समझौता न होता तो दृश्य दूसरा होता। अब मैं बात आता हूं इस पुस्तक पे, दलित मुस्लिम भाईचारा क्यों और कैसे। यानी क्यों और कैसे का मतलब है क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, ये अनिवार्यता है। प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ की दृष्टि में ये अनिवार्यता है कि दलित मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए। मैं इस पुस्तक को संदर्भित करके बताना चाहता हूं कि जोगेंद्रनाथ मंडल ने मजबूरी में मुस्लिम लीग से समझौता किया और बस वो यही गलती कर गए। उन्होंने सोचा कि शायद मुस्लिम कांग्रेस के द्वारा उत्पीड़ित हैं तो हम और वो मिलकर एकजुट होकर अपना नया संसार बसा लेंगे। लेकिन इस्लामिक जिहाद कभी अलतकिया नजर आता है तो कभी गाजी नजर आता है। इन दो शब्दों को समझ लीजिए, अलतकिया और गाजी। अलतकिया का मतलब है मीठा मीठा बोल के बेवकूफ बनाना। यानी कि यदि पावरफुल नहीं है तो वो अलतकिया रहेंगे, मीठा मीठा बोलेंगे और बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन जैसे ही पावरफुल होंगे, जैसे ही शक्ति संपन्न होंगे, गाजी हो जाएंगे। और गाजी का मतलब है काफिरों का कत्लेआम। और वही काफिरों का कत्लेआम जोगेंद्रनाथ मंडल को थोड़े दिन फुसला के रखा। और जैसा कि मैंने बताया कि जोगेंद्रनाथ मंडल जिन्ना के रहते हुए पाकिस्तान की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष बने, लियाकत अली के पहले मंत्रिमंडल में पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। इतना सब होने के बाद जब पाकिस्तान के इस्लामिक जिहादियों को गाजी बनने की धुन सवार हुई तो उन्होंने जोगेंद्रनाथ मंडल के अनुयायी दलितों को और वंचितों को भी नहीं बख्शा और उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। भारत के इतिहास में आधुनिक युग में इस प्रकार के धार्मिक कितने कत्लेआम हुए हैं, इन पर अलग से एक पुस्तिका लाने की ज़रूरत है। और ये कत्लेआम केरल में मोपलाओं के कत्लेआम से शुरू होता है। उसके बाद 1946 में डायरेक्ट एक्शन। उसके बाद भले ही विभाजन हो गया, लेकिन विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान में कत्लेआम, कश्मीर में कत्लेआम और दुर्भाग्य से इस समय भारत स्थित पश्चिम बंगाल में एक मूर्ख, धूर्त और सनकी महिला मुख्यमंत्री के कारण जो घटनाएं हो रही हैं वह भी अच्छे संकेत नहीं है। अगर मेरे वंचित समुदाय के युवा साथी अलतकिया के प्रभाव में आ गए हैं तो वह यह भी जान लें कि ये सारे अलतकिया आपका सहारा लेकर एक दिन गाजी बन जाएंगे और सबसे पहले गाजी बनकर आपका सर उड़ाएंगे। यही इनका इतिहास है। आप इतिहास को पढ़िए। कांग्रेस ने दुर्भाग्य से इतना भ्रामक इतिहास लिखा दिया है कि हमारी युवा पीढ़ी को सही चीज़ें तक पता नहीं है। अभी हमारे एक समूह में सुबह एक अचानक चर्चा चल पड़ी और शायद अनूप जी ने नाथूराम गोडसे के बारे में कुछ जिक्र कर दिया तो एक सज्जन भड़क गए कि यह कैसा समूह है जहां नाथूराम गोडसे के बारे में चर्चा होती है। अरे भाई, जब इतिहास का समूह है तो नाथूराम गोडसे पे भी चर्चा होगी। क्यों नहीं चर्चा होगी नाथूराम गोडसे पे? नाथूराम गोडसे ने अपने उच्च न्यायालय में अपनी सुनवाई के दौरान जो वक्तव्य दिया है उसमें कोई क्षमा याचना नहीं की, अपितु वह कारण बताए हैं जिन कारणों से उसे यह दुष्कृत्य करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नाथूराम का यह वक्तव्य
इस पे भी किसी दिन चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारी युवा पीढ़ी के लोगों को इस वक्तव्य के बारे में पता ही नहीं है। इस वक्तव्य को भी लोगों को जानना चाहिए। नाथूराम गॉडसे ने इन नरसंहारों के विषय में, इस्लामिक जिहादियों के नरसंहारों के विषय में अपने उस अपीलीय भाषण में, अपने अपीलीय वक्तव्य में बड़े विस्तार से चर्चा की है, बड़ी विश्लेषणात्मक चर्चा की है। वह वक्तव्य अपने आप में एक दस्तावेज है, आंखें खोलने वाला दस्तावेज। हम उस पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अंत में जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ जो हुआ, वह जोगेंद्रनाथ मंडल को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। नरसंहार रोक के नहीं रुक रहा था। जितने भी तेज तर्रार लोग थे वंचित समुदाय के, उनके सर कलम किए जाने लगे। उनकी विधवा स्त्रियों को, अब देखिए कैसे सीन बनता है, मैं आज आपको बता देता हूँ कि सीन कैसे बनता है। मैं रूपक के रूप में आपको बताता हूँ कि ये जो नरसंहार की जो प्रक्रिया है ये किस तरह से चलती है। थोड़ी देर के मान लीजिए कि 200 लोगों का मोहल्ला है, और इस 200 लोगों के मोहल्ले में 40 लोग मुखर हैं, अपनी बात कहने वाले दमदार हैं। तो सबसे पहले एक समूह आएगा, वो करीबन 2,500-3 हज़ार लोगों का समूह होगा, और इन 40 लोगों को निपटा देगा। अब ये जो दबंग 40 लोग जब निपट जाएंगे, तो बाकी जितने लोग बचे उस मोहल्ले में, उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। अब वो जो बाकी लोग हैं वो तो अपना बचाव सोच रहे हैं, हम कैसे बचें, हम कैसे बचें। अब जरा भी कोई गाड़ी वाला दिखा, जी जी सर, जी सर, सर सर, ये सब शुरू हो जाता है। अब इसी दौरान अलतकिया वाले आएंगे, वो 40-50 होंगे, और वो क्या करेंगे कि इन 40-50 जो पुरुष विहीन परिवार हैं उनमें घुसेंगे, उनकी मदद करना शुरू करेंगे, उन महिलाओं की मदद। अब वो महिलाएं असहाय हैं, कैसे कमाएं, क्या करें, उन महिलाओं की मदद करना शुरू करेंगे। और मदद शुरू करने के नाम पे घर में एंट्री शुरू हो गई। और उसके बाद लव जिहाद, जिसको लव जिहाद, सुधीर चौधरी ने बहुत अच्छा शब्द दिया है जिहाद का, लव जिहाद। लव जिहाद होगा, और वो जो 30-40 परिवारों की जो औरतें हैं वो एक झटके में इस्लाम ग्रहण कर लें, क्योंकि उन्हें भी जीने का सहारा चाहिए। अब उसके बाद जो बाकी लोग बचे हैं वो तो वैसे ही डर के मारे हुए हैं, उनकी लड़कियों पे ये सब काम किया जाएगा, और धीरे धीरे करके उनकी मजबूरी हो जाएगी, जो बचे हुए लोग हैं, तो वो कलमा पढ़ें, इस्लाम कबूल करें। तो यही कुछ जो है 1950 के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम आज का बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ हुआ। और अंततः 1953 में जोगेंद्रनाथ मंडल, वह विराट व्यक्तित्व जो 32 वर्ष की आयु में निर्दलीय विधायक बना, उसको बड़ी दयनीय स्थिति में भारत भाग के आना पड़ा। और पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में एक छोटे से गांव में 15 बीघा जमीन लेकर गुमनामी, यानी जो मुखर व्यक्तित्व, पूरे जीवन मुखर व्यक्तित्व रहा, 1953 के बाद 15 वर्ष गुमनामी का जीवन जीता है, और सारी वंचित समुदाय की राजनीति भूल जाता है। 15 वर्ष उसकी आवाज कहीं भी नहीं उठती है, और इस जग से विदा हो जाता है। मैं परसों से लेके आज तक 3 नाम ऐसे बता चुका हूं जो अलतकिया और गाजी जैसी परंपराओं के शिकार हुए। रसिकलाल विश्वास, वीरेंद्रनाथ विश्वास और जोगेंद्रनाथ मंडल, ये 3 नाम हमारे वंचित समुदाय के युवाओं को, ये 3 नाम याद रखने चाहिए। आप ब्राह्मणों को गाली दे देकर अपना सीना फुला सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि यह भारत है, यह सनातन संस्कृति है। और यह परंपरा बुद्ध के समय से, चारवाक के समय से प्रारंभ से चली आ रही है। यहाँ तक कि रामायण में
जाबाली का जो प्रसंग है वहां से चली आ रही है। लेकिन यह भारत है, यह सनातन संस्कृति का देश है, यहाँ आपको सब कुछ कहने का अधिकार है। लेकिन अगर आप अलतकिया और गाजी परंपराओं के फेर में पड़ेंगे तो आपको कलमा पढ़ना ही पड़ेगा। 19% जनसंख्या थी पूर्वी पाकिस्तान की हिंदुओं की जिस समय 1947 में भारत का विभाजन हुआ। आज मात्र 1% बची है। 18% कहाँ चली गई ये आप अनुमान लगा सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि प्रोफेसर लिखने वाले लोग जाने क्या क्या लिख डालते हैं, लेकिन अपने ही पूर्वजों के इतिहास को अपनी युवा पीढ़ी को नहीं बता पा रहे हैं कि उनका क्या असर हुआ। और इस इतिहास को बताने का कार्य राष्ट्रवादी लेखक संघ को करना है और करेगा। हमने यह निर्णय किया है कि हम ये जितने भी मुद्दे उठ रहे हैं इन पर सार्थक जानकारी, संदर्भों के साथ, तथ्यों के साथ, प्रामाणिकता के साथ, साक्ष्यों के साथ हम लाएंगे और दोनों रूप में लाएंगे। शोध की दृष्टि से पुस्तक रूप में भी और प्रसार और विस्तार की दृष्टि से पीडीएफ फॉर्मेट में भी। पीडीएफ फॉर्मेट में जब वो बहुतायत में लोगों के बीच में जाएगा तो मैं इतना समझता हूं कि जो शिक्षित व्यक्ति है वो विषय की गंभीरता को समझेगा और अलतकिया और गाजी परंपराओं का शिकार होने से बचेगा। हमारी लड़ाई एक मोर्चे पर नहीं है। सनातन संस्कृति की लड़ाई एक मोर्चे पर नहीं है। एक तरफ अलतकिया और गाजी परंपराएं अपने दांव दिखा रही हैं, तो दूसरी तरफ क्रिप्टो क्रिश्चियन ईसाई मिशनरीज अपना खेल खेल रही हैं। तीसरी तरफ भ्रष्टाचारवादी अवसरवादी लोग अपना खेल खेल रहे हैं। चौथी तरफ विदेशी शक्तियां पाकिस्तान, चीन, वह सारे अपने तरीके से भारत को ग्रसित करने के मूड में हैं और नेपाल जैसे छोटे देशों को अपना मोहरा बना रहे हैं। इस प्रकार से अनेक मोर्चों पर यह संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष से निपटने के लिए, इस संघर्ष से जूझने के लिए हमको एकजुट होकर काम करना ही पड़ेगा। यह समय की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि हम शीघ्र से शीघ्र एक सप्ताह के अंदर विभिन्न जनपदों के स्तर पर संयोजकों का चयन कर लें। मेरा सभी से निवेदन है कि आप जहां जहां जिस जिस व्यक्ति को जानते हो उनको इस विषयों में जागरूक करने के लिए जोड़िए। जैसा कि मैंने कहा था कि जोड़ने के लिए क्या होगा, राष्ट्रवादी लेखक संघ का ऐप तैयार हो चुका है। कल से इस हम ऐप को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देंगे, अग्रसारित कर देंगे, जिससे लोग स्वेच्छा से जुड़ सकें। इसके अतिरिक्त इन 3 दिनों में हम एक कार्य पर और जुटे हुए थे और वह कार्य था इतिहास विषयक एक परीक्षा। 50 प्रश्नों की एक परीक्षा होगी। गूगल फॉर्म्स की मदद से इसका फॉर्मेट तैयार किया गया है। तुरंत मूल्यांकन होगा। परीक्षा समाप्त होते ही मेल पर उसका परिणाम संबंधित परीक्षा देने वाले के पास पहुंच जाएगा और 10 मिनट बाद स्वतः उसका ई-सर्टिफिकेट वह भी मेल पर उसके पास सेल्फ जनरेट होकर पहुंच जाएगा। किसी व्यक्ति को उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम कुछ इस तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं। यह जो ई-सर्टिफिकेट और ये जो हम चीज़ें हैं, इसके आइडिया के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे मुक्ता मिश्रा जी को। सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि कुछ इस तरह का हो, तो हमने व्यापक पैमाने पर इस पर काम किया
और ई सर्टिफिकेट जनरेशन और परीक्षा जैसे ऐप को तैयार हमने कर लिया है। इस ऐप को भी हम कल से अग्रसारित करना शुरू कर देंगे। अंत में मेरा निवेदन यह है कि जिन जिन साथियों के पास जिन जिन विषयों पर जो जो जानकारी हो, वह मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, वह आगे आएँ। 5 बजे का समय जो हम लोगों ने फिक्स किया है, वह भी इस समय का उपयोग करें। मुझे भी थोड़ा सा आराम मिलेगा, मैं भी एक श्रोता बन के नई नई बातें सीख सकूँगा। मेरा निवेदन है कि डॉक्टर नित्यानंद जी, डॉक्टर सर्वेश पांडे जी आदि सभी लोग कुछ कुछ विषयों पर आगे आएँ। यह जन जागृति का कार्य है और इस जन जागृति के कार्य को हम सबको मिलकर पूरा करना है। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैंने आपका प्रतिदिन में समय ले रहा हूँ। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हम लोग जुटे रहेंगे और जैसा कि सुनील प्रकाश भारद्वाज जी ने लिखा है, हम होंगे कामयाब एक दिन, इसी इच्छा के साथ। नमस्कार।